Dear students, welcome to again video class. प्रीवियस वीडियो क्लास में मैंने आप लोगों को कोठारी कमीशन के मेन रिकमेंडेशन एंड सजेशंस के बारे में डिस्कस किया था. इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को इवैल्यूएशन ऑफ कोठारी कमीशन के बारे में डिस्कस करूँगी, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन का मूल्यांकन अथवा गुण और दोष. तो कोठारी कमीशन आयोग का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो उसका गुण दोषों के आधार पे, जिसमें हम उससे पहले गुण देखेंगे. कोठारी कमीशन जो थी वो अगर आज के परिस्थिति और आज के परिदृश्य में शिक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो उसमें जो शिक्षा की संरचना, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, टीचर्स स्टेटस एंड टीचर एजुकेशन की जो उन्होंने बात की वो बहुत हद तक का सही हुई, जिसमें हम देखते हैं कि उन्होंने B.Ed M.Ed को 2 वर्ष करने का सुझाव दिया था. आज भी जिसके आधार पर 2014 में B.Ed और M.Ed को 2 वर्ष का किया जा चुका है. तो इससे हम देखते हैं कि उनके जो सुझाव हैं आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य हैं. तो फर्स्ट है इसमें देखते हैं हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्धारक तत्वों का निर्माण. फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग. नेशनल एजुकेशन कमीशन ने शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय बताया और उस पर संपूर्ण बजट का 2% जो खर्च होता था उसके जगह पे 6% खर्च करने का सुझाव देता है. उसने केंद्र में सशक्त प्रशासनिक ढांचों और प्रांतियों में समान प्रशासनिक ढांचे के सुझाव दिए और पूरे देश के लिए एक समान शिक्षा नीति संरचना को लागू करने का प्रावधान बताया. और लोकतंत्र भारत के लिए यह जो उनका जो सजेशन था, प्रावधान था, वो बहुत हद तक सही था. परिणामतः देश उनके आधार पे, जिसमें 1968 पर देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 फिर 1986 पूरे देश के लिए एक समान शिक्षा संरचना की घोषणा की गई. इस देखते हैं कि उनके कोठारी कमीशन के सुझाव के आधार पर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग का क्रियान्वयन होता है. नेक्स्ट है आपके गाइडेंस ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा आयोजकों का मार्गदर्शन. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने शैक्षिक आयोजन के महत्व को स्पष्ट किया और उसके मूल सिद्धांत को स्पष्ट किया. और उसने यह बताया कि शैक्षिक आयोजक क्रमिक एवं समयबद्ध होना चाहिए और वर्तमान और भविष्य दोनों की मांगों के आधार पर होनी चाहिए. किसी जो राष्ट्रीय लक्ष्य के आधार पर होना चाहिए और जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसी के आधार पर किए जाने चाहिए. और यह लोकतंत्र भारत की भी मांग है. और आर्थिक सहायता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आयोग ने 20 वर्ष के अंदर 6 to 40 ईयर्स के एवरी चाइल्ड के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था की. साथ ही माध्यमिक स्तर पर प्रवेश लेने वाले 17% जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूर्ण इकाई शिक्षा की व्यवस्था करने और सिर्फ 30% के लिए हायर एजुकेशन की शिक्षा की बात उन्होंने की है, जिसमें कि जो भी चुने हुए योग्य छात्र हैं वही हायर एजुकेशन में जाए. यह जो सुझाव उनका था वो उस समय के लिए भी सही था, अगर आज के परिदृश्य में देखें तो सही हो. जो छात्र योग्य है वही सिर्फ हायर एजुकेशन में जा सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा शिक्षा के समयानुकूल व्यापक उद्देश्य, ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन. आयोग ने सर्वप्रथम शिक्षा के समान उद्देश्य निश्चित किए, जिसमें उत्पादन में वृद्धि करना, सामाजिक समानता, अंतर्राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति, लोकतंत्रीय मूल्यों का विकास करना और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और विकास करना. ये उस समय के लिए भी उपयोगी थे और आज के लिए भी उपयोगी हैं. तो इस तरह हम देखते हैं कि 1986 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें भी राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति को और भी इसमें जोर देने की बात की गई है. नेक्स्ट है आपके प्राथमिक शिक्षा पर समग्र रूप से विचार, एम्फेसिस ऑन
प्राथमिक शिक्षा पर समग्र रूप से विचार करने की जो बात की गई है, इसमें प्राथमिक शिक्षा पर तो बल देने की बात की गई है, प्राइमरी एजुकेशन पर इम्फेसिस दिया गया है। साथ ही आयोग ने जो भी हमारे देश में 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पर फोकस किया है। साथ ही उसके प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए हैं, पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए हैं, शिक्षण विधियों में सुधार के लिए सुझाव दिए हैं। साथ ही इसके विस्तार एवं उन्नयन के संदर्भ में भी अपने सुझाव दिए हैं। और साथ ही प्राथमिक शिक्षा में जो अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या थी, उसके संदर्भ में भी सुझाव दिए हैं। और यह सुझाव उस समय के लिए उपयुक्त थी और आज के लिए भी उपयुक्त है। तो इससे हम देखते हैं कि ये कोठारी कमीशन का एक महत्वपूर्ण विशेषता या गुण है, जो प्राथमिक शिक्षा पर उन्होंने समग्र रूप से अपने विचार प्रस्तुत किए। नेक्स्ट है इम्फेसिस ऑन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल। शैक्षिक अवसरों की समानता जो है वो किसी भी लोकतंत्र देश की मांग होती है। आयोग ने इसके लिए बहुत अधिक बल दिया और इसके प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष के लिए समान पाठ्यक्रम, किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए समान विषय निर्धारण एवं योग्य छात्रों को आर्थिक सहायता, पिछड़ी, अनुसूचित, आदिवासी जनजाति, पहाड़ी जनजाति सभी को आर्थिक सहायता और प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क देने तथा माध्यमिक एवं उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा में स्कॉलरशिप देने की बात व्यवस्था जो उन्होंने की है, इसके आधार पर ये जो सुझाव थे उस समय भी ये उपयोगी और उपयुक्त सुझाव थे और आज के संदर्भ में भी उपयुक्त सुझाव है। इस तरह से उनके जो ये सुझाव थे इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की जो बात उन्होंने की वो अपने आप में बहुत ही सही सार्थक सिद्ध होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्फेसिस ऑन साइंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, विज्ञान शिक्षा एवं वैज्ञानिक शोधों पर बल। आयोग ने देश के आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट किया और उसने विज्ञान की उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक शोध कार्य पर और अधिक व्यय करने का सुझाव दिया। इस सुझाव के अनुपालन से ही हमारा देश आज औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। स्पेस साइंस में हमारे देश आगे बढ़ रहे हैं। परमाणु शक्ति में हम संसार की छठी शक्ति के रूप में गिनती में आते हैं और इस देश में हमारा और भी इस क्षेत्र में हमारा देश और भी विकास कर रहा है। इस दृष्टि से हम बोल सकते हैं कि उन्होंने जो विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक शोधों पर बल दिया वो अपने आप में बहुत ही सही साबित हुई। नेक्स्ट है हमारा इम्फेसिस ऑन वीमेन्स एजुकेशन। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया और स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम में को पुरुषों के समान ही इक्वल जो भी उनके इंटरेस्ट के आधार पे विषयों को चयन करना है वो इक्वल कर सकते हैं। साथ ही प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत स्त्री शिक्षा के भी विशेष व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है प्रॉपर पॉलिसी एंड सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, कृषि शिक्षा की उचित नीति एवं व्यवस्था। आयोग ने स्पष्ट किया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जो 70% जनता है वो कृषि के द्वारा ही अपनी जीविका पार्जन करता है। इसलिए हमें शिक्षा में प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन पे उन्होंने कृषि शिक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी स्तरों पर कृषि शिक्षा की व्यवस्था की है। जहाँ प्राथमिक स्तर पर उन्होंने कृषि शिक्षा से संबंधित अनेक विषयों की जानकारी दी है, वहीं जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता गया है वैसे वैसे शिक्षा का पाठ्यक्रम को भी उन्होंने बढ़ाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कृषि के क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा देने की भी बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्रोप्रिएट टिप्स रिलेटेड टू टीचर लेवल्स एंड टीचर ट्रेनिंग। उन्होंने शिक्षक स्तर एवं शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव के संदर्भ में यह बताया कि जो शिक्षक है वो का सामाजिक और आर्थिक स्तर पर उन्हें ऊंचा उठाया जाए और इसके लिए उनके व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के लिए योग्य व्यक्तियों का आकर्षित किया जाए। इसके लिए वेतनमान बढ़ाया जाए और उनकी सेवा शर्तों में सुधार किए जाए। साथ ही उनकी शैक्षिक योग्यता और उनकी शिक्षण कुशलता
बढ़ाने हेतु शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुझाव दिए गए, जिसमें उनके सुझाव थे कि शिक्षकों के वेतनमानों में निरंतर वृद्धि करना, उन्हें सरकारी कर्मचारियों की बढ़ती महंगाई भत्ता देना, उन्हें GPF इंश्योरेंस और पेंशन का लाभ देना, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करना। इस तरह से उन्होंने टीचर ट्रेनिंग पे भी फोकस किया और उनके जो ये सुझाव थे उस समय भी बहुत ही उपयोगी थे और आज के परिदृश्य में देखा जाए तो आज भी ये सुझाव बहुत ही अपने आप में उपयोगी है। साथ ही उन्होंने उच्च शिक्षा के विस्तार पर रोक और उन्नयन पर बल दिया है। मानवीय शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने सुझाव दिया। इस तरह से जो उनके सुझाव थे, जिसमें उन्होंने मानवीय शिक्षा पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करते हैं कि बच्चों के उनकी योग्यता, क्षमता, रुचि के आधार पे उन्हें जिस फील्ड में वो जिस तरह की शिक्षा लेने चाहते हैं उस तरह की वो शिक्षा ले सकते हैं। इस तरह से उन्होंने शिक्षा के सभी स्तरों पे अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिसके कारण उनके जो सुझाव थे वो उस समय के लिए उपयोगी और व्यवहारिक थे और आज के परिदृश्य में भी वो सुझाव उपयोगी और व्यवहारिक है। नेक्स्ट है, हम देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के दोष फर्स्ट है अस्पष्ट प्रशासन, अनक्लियर एडमिनिस्ट्रेशन। आयोग ने एक ओर तो केंद्र को शिक्षा नीति और योजना बनाने का कार्य कर दिया और इसे उच्च शिक्षा को उत्तरदायित्व भी सौंपा, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने राज्य सरकारों को शैक्षिक आयोजन और अपनी आवश्यकता एवं संविधान के अनुसार शैक्षिक नियोजन का अधिकार दिया। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक म्यान में दो तलवार रखने की बात उन्होंने कहा और कहा कि केंद्र सरकार जो अपने जो भी शिक्षा पे बजट है उसका 6% संपूर्ण आय का व्यय करे, परंतु यह कैसे हो सकता है क्योंकि केंद्र और जो प्रांतीय सरकार के शैक्षिक उत्तरदायित्व और शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय के संबंध में ये जो सुझाव था वो अस्पष्ट था। अतः आज भी जो केंद्र और राज्य सरकार है वो अपने अपने अनुसार ही कार्य कर रही है। नेक्स्ट है आज के फॉल्टी लैंग्वेज पॉलिसी, दोषपूर्ण भाषा नीति। आयोग ने प्राथमिक स्तर पर सिर्फ मदर टंग और हायर प्राइमरी या लोअर सेकेंडरी पर मदर टंग के साथ संघीय भाषा जिसमें हिंदी अथवा संघ की सहभाषा अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य करने की बात कही है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत 3 भाषाओं को के अनिवार्य बताया है और तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी अथवा कोई शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य किया गया। यह त्रिभाषा सूत्र में मूल उद्देश्य के प्रति कूल है। साथ ही उसने यह भी विचार प्रस्तुत किया कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को उचित व्यवस्था की जाए और परोक्ष रूप से यह सब अंग्रेजों की भाषा को बनाए रखने की नीति है, जो कि स्वतंत्र भारत के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई। उन्होंने जो त्रिभाषा सूत्र में जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और अपने एक जो तीसरी भाषा के रूप में फ्रेंच, रूसी या अंग्रेजी रखने की बात करते हैं, ये गलत है। मतलब कि एक हिंदी होगा, एक हमारा संघीय भाषा होगा और एक तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी अथवा फ्रेंच या रूसी या कोई भी आप शास्त्रीय भाषा ले सकते। तो इस तरह से उन्होंने जो यह शिक्षा के संदर्भ में भाषा के लिए नीति बनाई वो अपने आप में फॉल्टी है। नेक्स्ट हमारा कन्फ्लिक्टिंग व्यूज अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। इसमें हम देखेंगे कि उन्होंने जो भी शिक्षा के विस्तार के विषय में उन्होंने जो सुझाव दिए हैं वो सही नहीं है। आयोग ने जब विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा और किसी भी प्रकार की विशिष्ट शिक्षा की चर्चा की है तो उसके विस्तार और उन्नयन पर उन्होंने बल दिया है। इसी प्रकार जब शैक्षिक अवसरों की समानता की बात की जाए, तभी सभी को किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षा सुलभ कराने की बात कही गई, परंतु जब छात्र नामांकन और मानव शक्ति की चर्चा की गई तो संसाधनों की कमी उसके सामने आई। और मजे की बात यह थी कि सर्वप्रथम यह बात कही गई 6 to 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए और उसके बाद यह बात कही है कि प्राथमिक उच्च स्तर पर केवल इच्छुक छात्र छात्राओं को
ही प्रवेश मिलने की बात उन्होंने कही। तो देखा जाए कि उन्होंने जो यह बात कही वो बहुत ही अपने आप में एक विरोधाभास है, और यह जो दोनों सुझाव के रूप में हम दे सकते हैं। एक तरफ उन्होंने कहा कि 6 से 14 वर्षों को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर जो इच्छुक छात्र छात्राएं हैं वही नामांकन ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीनियर यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनोमस कॉलेज इज अननेसेसरी। जो उन्होंने वरिष्ठ विश्वविद्यालय और स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना की बात करते हैं वो अपने आप में अनुपयुक्त थी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है उसको सीनियर यूनिवर्सिटी में बदलने की, और जो कॉलेज है उनको ऑटोनोमस होने की जो दर्जा देते हैं वो अपने आप में कारगर सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालयों को वरिष्ठ विश्वविद्यालयों में विकसित किया जाता है और इनका स्तर अन्य विश्वविद्यालयों से ऊंचा उठाया जाए तो उच्च शिक्षा के स्तर के विषय में दोहरे मानदंड स्थापित करना है। अच्छा यह हुआ कि उस समय इन सुझाव को अनदेखा कर दिया गया और जो ऑटोनोमस कॉलेज बनाने की स्थापना की गई इसके जो परिणाम आए वो सही नहीं आए। इस तरह से हम देखते हैं कि उनके जो वरिष्ठ विश्वविद्यालय और स्वायत्त महाविद्यालयों की जो बात उन्होंने की थी वो अपने आप में अनावश्यक थी। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन। मानवीय शिक्षा के संबंध में विरोधी विचार। आयोग ने मानवीय शिक्षा के विषय में बड़े विरोधी विचार प्रस्तुत किए। एक स्थान पर उसने सुझाव दिया कि मानवीय शिक्षा में 2 वर्ग होंगे, एक साहित्यिक और दूसरा व्यावसायिक, और समान स्तर पे 50% छात्रों को ही व्यावसायिक वर्ग में प्रवेश दिया जाएगा, जिसे प्राप्त करने के बाद वे अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे, और 50% जो शेष छात्र हैं उन्हें योग्य छात्रों को समान वर्ग में प्रवेश दिया जाएगा, जिसे प्राप्त करके वे उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकेंगे। और दूसरे स्थान पर लिखा है कि मानवीय शिक्षा में 70% छात्रों के लिए ही पूर्ण शिक्षा होगी। ये दो जो बात एक साथ उन्होंने की यह कैसे संभव हो सकती है। इस कारण देखा जाए तो एक स्थान पर उन्होंने मानवीय शिक्षा के व्यावसायीकरण की बात कही है और दूसरे स्थान पे मानवीय स्तर की व्यावसायिक शिक्षा को पॉलिटेक्निकल स्कूल्स में दी जाने की बात वो कही है। तो उनके द्वारा जो सेकेंडरी एजुकेशन के संदर्भ में जो विचार दिए गए हैं, जो सुझाव दिए गए वो अपने आप में बड़े ही स्पष्ट थे, विरोधी विचार थे। इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने उनके दोषों में इस तरह के तो हैं, साथ ही प्राथमिक स्तर पर उन्होंने शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन जो देने की बात की है वो अपने आप में अनावश्यक है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग सही नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे जो तथ्य हैं वो मानवीय शिक्षा के वो सारे आपके नेशनल एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन के डिमेरिट्स को अंकित करते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रभाव। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 to 66 की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया और उसे 24 जुलाई 1968 को घोषित किया गया। बस क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर अमल किया जाने लगा। पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना को लागू करने के प्रयत्न किए गए। एनसीईआरटी को ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या का निर्माण किया, जिसमें त्रिभाषा सूत्र के आधार पर 3 भाषाओं का अध्ययन, जिसमें आपके हिंदी, दूसरा संघीय भाषा और तीसरा अंग्रेजी, फ्रेंच या रूसी या कोई भी आपके शास्त्रीय भाषा का प्रयोग करने की बात की गई। साथ ही साथ देश के आधुनिकीकरण करने, विज्ञान एवं गणित के अध्ययन, मानवीय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करने के लिए पाठ्यचर्या निर्माण किया गया और उसे चालू भी किया गया। कुछ प्रांतों पे +2 पर अनेक प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए, लेकिन यह बात दूसरी है कि उनमें सफलता नहीं मिल सकी। उस शिक्षा में डिग्री कोर्स को 3 वर्षीय कर दिया गया और उस शिक्षा और व्यावसायिक तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा के विस्तार के साथ साथ उनके उन्नयन के लिए भी ठोस कदम उठाया गया। साथ ही शिक्षक शिक्षा में सुधार किए गए और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को व्यापक बनाया गया और शैक्षिक अवसरों की समानता
जो सुझाव दिया गया उनका अनुपालन भी किया गया। इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रभाव भारतीय शिक्षा पर पड़ता है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि आयोग का प्रतिवेदन जो है वो शिक्षा का विश्व कोश है, उसमें भारतीय शिक्षा के समस्त पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, परंतु आयोग के जो सुझाव थे वो सर्वश्रेष्ठ और अंतिम नहीं थे। विकास तो निरंतर की प्रक्रिया है, हर क्षेत्र में विकास होती है और उसमें चेंजेस भी आते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो भारत के लिए उस समय भी उपयोगी थी और 21वीं शताब्दी 21st सेंचुरी के लिए भी उपयोगी है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया। शिक्षा पर बजट का कम से कम 6% खर्च करने की बात की गई। साथ ही 6 to 14 ईयर्स के एवरेज चाइल्ड को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने का प्रावधान बनाया गया। उस शिक्षा में केवल प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रवेश देना और देश में विज्ञान शिक्षा और रिसर्च वर्क पे फोकस किया गया। इस तरह से देखा जाए तो इसके सुझाव थे वो अपने आप में पूरी तरह से उपयोगी थे, परंतु कुछ उसके सुझाव अपने आप में अपूर्ण एवं अनुपयोगी थे, जैसे पूरे देश के लिए एक समान शिक्षा संरचना प्रस्तुत न करना, माध्यमिक स्तर पर देशी भाषा जिसमें अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच आदि भाषाओं पर परोक्ष रूप से बल देना, कुछ विश्वविद्यालयों को वरिष्ठ विश्वविद्यालयों में बदलना। परंतु राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुभारंभ किया और उसके आधार पर शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया और शिक्षा की राष्ट्रीय नीति घोषित की गई। किसी भी स्तर की शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ तेजी आई तो उसके उन्नयन की ओर कदम बढ़े। अगर देखा जाए तो इस आयोग के जो भी परिणाम निकले वो बहुत ही पॉजिटिव निकले, जिसके कारण इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने उतनी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं की जितना कि भारत सरकार चाहती थी, लेकिन नेशनल एजुकेशन कमीशन वो कोठारी कमीशन जिसका गठन 1964 में किया गया था, उसने शिक्षा के क्षेत्र में असीम सफलता पाई, जिसके कारण इसे शिक्षा का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि उसने शिक्षा के सभी पहलुओं पे प्री प्राइमरी सेकेंडरी हायर टेक्निकल एजुकेशन सभी पे अपने सुझाव दिए और उसके प्रशासन संगठन और उसके स्तर को ऊंचा उठाने की बात की और उसके जो सुझाव दिए उसका सही से क्रियान्वयन भी हो, उसका पालन भी हो और उसके जो रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए, जिसके कारण इसे शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आई होप कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो, कोठारी कमीशन समझ में आ गया हो। अगर जिन्हें कोठारी कमीशन समझ में नहीं आया है प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं उसे क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।